हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुंदन कुमार। जैसा कि उम्मीद है कि जेईई मेन का डेट आ चुका है, कुछ बच्चों को बोर्ड का भी प्रेशर है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ 12th कंटेंट को स्टार्ट किया है। ठीक है, उसमें से एक है अलग से कैलकुलस तो कर लिए होंगे, उसके बाद क्या आता है वेक्टर और 3D। तो ये हम दोनों यहाँ पर कवर करेंगे अगले 15 डेज में, नॉट मोर देन 10 लेक्चर्स में। ओके, तो उसी का लेक्चर नंबर 1 हम वेक्टर बहुत ही फैमिलियर टॉपिक्स हैं, क्योंकि बच्चों पूरा का पूरा फिजिक्स इस पर बेस्ड है। मैथ्स में तो छोटा सा पार्ट यूज होगा, लेकिन जो मैथ्स का पार्ट है वो मैथ्स का ही पार्ट है। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वीटीपी यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, टू सोल्व वेक्टर इक्वेशन, ये सब कुछ न्यू टर्म्स हैं जो आपके फिजिक्स में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना है, सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स को अच्छे से वॉच करना है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी जस्ट डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन सबको आता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और इस छोटे से कंटेंट पर जो जेईई मेन में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन जेईई मेन ऑन अबव कंसेप्ट। ठीक है, बस ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। ओके, नाउ शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर जानते हो कि वेक्टर जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। बच्चे सोचते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी है। फिर बच्चा सोचा ये क्वांटिटी क्या है, दैट इज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी मतलब ऐसा चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी का यूज फिजिक्स में होता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। केमिस्ट्री में होता है लाइक मोल वगैरह, तो हम केमिकल क्वांटिटी बोल देते हैं। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी ऐसे जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ना। वेक्टर बहुत अच्छी चीज है। देखो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास भी है, वेट तो हमारा भी है, सब चीज है ना। लेकिन यदि इसमें डायरेक्शन मिल जाए, यानी लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाए, तो इसका मतलब हमारा कैरियर भी एक अच्छे नोमेनक्लेचर में चला जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन की अब्सेंस की वजह से हम स्केलर होते हैं, जानते हो ना, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड, वेट वगैरह तो है ही भाई, सब चीज है ना, सारे पार्ट्स भी हैं। नाउ इंट्रोडक्शन क्या है, ए वेक्टर मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें बस ये ध्यान देना है कि एक लॉ ऑफ वेक्टर यानी लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करने वाले ही क्वांटिटी वेक्टर कहलाते हैं। जैसे हमने बोला करंट है, तो करंट के पास मतलब स्केलर जैसा मैग्नीट्यूड है और वेक्टर जैसा डायरेक्शन भी है, लेकिन बच्चों उसका डायरेक्शन एक कांस्टेंट होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जो चेंज नहीं करता है। इस वजह से और बोल सकते हैं कि वो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता नहीं है। इस वजह से करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, हम मान के चलते हैं। ठीक है, नाउ ये यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक और लिख सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ सपोर्ट। जो लाइन दिया हुआ है वो डायरेक्शन के लिए होगा। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई, हम किसी ए से लिख सकते हैं स्मॉल लेटर से, जिस पर एरो दे सकते हैं, या एक ही लेटर को बोल्ड से लिख दे, यानी इसी को 5-6 बार लिख दे, है ना, या कैपिटल अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, ये वाला, ये ज्यादा यूज होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, डायरेक्शन मिल जाता है एक से दूसरे जगह का। ठीक है, ए वेक्टर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ए बी। ए बी का मतलब क्या हो रहा है, ए से बी की ओर जा रहे हैं हम। देखो ए से बी की ओर डायरेक्शन, पूरा का पूरा वेक्टर बच्चों डायरेक्शन पर बेस्ड है, पूरा वेक्टर। अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो हमारे पास भी था, यानी स्केलर के पास भी था। ठीक है,
ये A इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको एज ए थियोरेटिकल पोर्शन में याद रखना है। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स में ये सब की जरूरत नहीं होती है। इनिशियल पॉइंट B इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये मॉड ऑफ AB है ना, मॉड ऑफ AB वो हम जानते हैं कैसे मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बच्चे यदि ऑलरेडी किया हुआ है तो हम इसमें क्या लेते हैं, कोई भी वेक्टर है ना, यदि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस से, तो एनी वेक्टर r इन टर्म्स ऑफ i j k, ये जानते हो ना, एक्स आई ये आगे बताएंगे वैसे, वाई जे प्लस जेड ऑफ के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, यानी लेंथ ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, एकदम बेसिक है, रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, कैसे करेंगे ये सब ले रहे हैं, एकदम एलिमेंट्री मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एकदम थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। तीसरा, इसमें हमें अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जैसे एक होता है नल वेक्टर्स, तो नल वेक्टर समझते हो ना, नल हो गया या जीरो वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड हो गया जीरो, है ना, इसको जीरो से लिखते हैं, या डायरेक्शन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, है ना, ये या सिंपली ओ से लिखा जाता है, यानी ये हो गया नल वेक्टर। इसका यदि हम अच्छा एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ, है ना, इन केस ऑफ, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, है ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम क्या लेते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, सिग्मा एफ एक्सटर्नल, दिस इज इक्वल टू जीरो होता है ना, तो अब जीरो आ गया, जीरो आ गया, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नल वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। नेट रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इन केस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ऑल्सो सिग्मा टॉ एक्सटर्नल, है ना, तो ये इक्विलिब्रियम हम केमिस्ट्री में भी देखते हैं, है ना, ये क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिकली बच्चों क्या है ना, ये मैथ्स का टॉपिक है, कुछ टर्मिनोलॉजी हम फिजिक्स का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ ही यूज होता है, सारे जानते ही होंगे। तो ये हो गया नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, बस चाहे चार लोग का मिल के जो वेक्टर बना उसका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, बस, दैट इज द नल वेक्टर। दूसरा क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड वन है ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन, है ना। स्टैंडर्ड क्या होता है यूनिट वेक्टर, एग्जाम्पल के लिए क्या लिए जाते हैं, I है, J है, K है, दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। वैसे और भी दूसरा यूनिट वेक्टर हो सकता है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तो हमने पिछले ही पेज में बता दिया था। मैग्नीट्यूड यदि वन है तो वो यूनिट वेक्टर है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर इक्वल है यदि सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, एग्जैक्ट सब चीज सेम है ना, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, है ना, यानी A इज इक्वल टू B है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन तो सेम है ही। ठीक है, ये ध्यान देना है। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स पर हम क्वेश्चन वैसे करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, है ना, कोलिनियर वेक्टर्स और कोप्लानर वेक्टर्स। बेसिकली बच्चों क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है, कोलिनियर और कोप्लानर वेक्टर से। कोलिनियर का मतलब सेम डायरेक्टेड लाइन होना चाहिए, है ना, दो लाइन कोलिनियर वेक्टर्स है। इफ A इज इक्वल टू, मैथमेटिकली हम कैसे याद रखेंगे, लैम्डा B। ठीक है,
A इज इक्वल टू लैम्डा बी, जहां लैम्डा क्या है, एक स्केलर है। ठीक है, अब कोलिनियर वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, बट वाइस वर्सा इज मे और मे नॉट ट्रू। पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन और अच्छे से ध्यान देना है। कोलिनियर यानी एक ही पॉइंट पर है ना, सॉरी एक ही लाइन पर है ना। तो एक यहां पर A ले लिया, ये B ले लिया और ये C ले लिया, तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स BC या AC, ये लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये हमें ये ध्यान देना है कोलिनियर के लिए। अब कोप्लानर वेक्टर्स को हम कैसे देखते हैं बच्चों? कोप्लानर वेक्टर्स तीन वेक्टर या दो वेक्टर तो देखो, दो पॉइंट वेक्टर तो हमेशा देखो क्या लिखा हुआ है, नोट द टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। दो वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा कोप्लानर होते हैं। तीन पॉइंट वेक्टर्स के लिए हमें देखना होता है कि क्या होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट 3 लाइन वेक्टर्स। A given number of vectors are called coplanar if their line segments are all parallel to the same plane। ये मेन डेफिनेशन वाइज याद रखना है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने का अलग तरीका है, याद ऐसे रखना है। ठीक है, याद रहेगा। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन जेईई मेन में भी आए हुए हैं, वो भी हम करेंगे, है ना। तो कोप्लानर वेक्टर्स आपको ध्यान देना है। नोट दैट 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। ठीक है, याद रहे, अभी करेंगे कोप्लानर वेक्टर्स, यानी मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से करना है वो ध्यान देना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर समझते हो ना। पोजीशन वेक्टर यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, है ना। यानी पोजीशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन क्या हो जाएगा, OP, है ना। जैसे यदि हम देखें इस तरीके से, मान लिया जाए ये हम 2D ही बना रहे हैं, लेकिन सोचना 3D जैसा है। ये हो गया P, OP। ठीक है, जैसे हम यदि इसको लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो AB वेक्टर AB क्या होता है बेसिकली बच्चों, ये बड़ा याद रखना होता है ना, आगे क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। OB माइनस OA, ऐसे ये डिराइव होता है एडिशन से ही, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये याद रखना है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये क्या होगा आपका AB, याद रहेगा। अब इसमें सोचने वाली बात है, हमने जो किया है उसमें कोलिनियर वेक्टर्स और कोप्लानर वेक्टर्स, ये ज्यादा देखना है। अब कोप्लानर्स और कोलिनियर के लिए देखो क्या करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बेसिकली बाकी तो एकदम आसान है। हम ये भी बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन है तो लाइक पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स यानी अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, ये सब एक ही जैसा है। ठीक है, और भी छोटे छोटे क्या होंगे बच्चों, को इनिशियल वेक्टर्स जिसका सेम इनिशियल पॉइंट है, को टर्मिनस वेक्टर जिसका एक ही टर्मिनल पॉइंट है। तो ये सब क्या है ना, डिफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर है, कुछ हमें सोचना ही नहीं है। देखा जाए तो कोलिनियर भी नोमेनक्लेचर है, कोप्लानर भी नोमेनक्लेचर है, कुछ सोचना ही नहीं है ना। कैसे मैथमेटिकली हम करेंगे वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखो ये एकदम थ्योरेटिकल है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में इतने हमें याद कर लेने हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्रॉब्लम्स ऑन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या बताया, एक कोप्लानर और एक कोलिनियर, है ना। कोलिनियर और आसान है, कोप्लानर एक ही जैसा सब इसमें, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है, ये देखो क्या देखते हैं, A B और C है। ठीक है, ये दिया हुआ रहेगा, तीन वेक्टर्स दिया हुआ रहेगा। A1I A2J ये तीनों दिए हुए रहेंगे, दिस इज गिवन। तो इफ
एनी वन ऑफ देम, ए को हमने स्केलर टाइम्स बी प्लस नया स्केलर टाइम्स सी लिख लिया, ये लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, देन ए बी सी, ये तीन वेक्टर्स जो है आर सेड टू बी कोप्लानर, सेड टू बी कोप्लानर। याद रहेगा ना, ये हमें ध्यान देना है। मतलब ये कोप्लानर के लिए करेंगे, कोलिनियर के लिए भी हम आगे करेंगे, ठीक है। कोप्लानर में ये ध्यान देना है कि सपोज हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए रहेंगे, चेक करना होगा कि वो कोप्लानर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को इधर लिख देंगे एक्स और वाई, तो होगा क्या, देखो करते क्या है, जब हम a इज इक्वल टू बी और c के उस पार्ट में रखें तो हमारे पास i j k तीन यूनिट वेक्टर है, कंपेयर करते हैं, इक्वल वेक्टर्स कर दिए हैं यानी कंपेयर करेंगे। इसका मतलब i का कोफिशिएंट दोनों साइड j का और k का इक्वेट करेंगे, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास x और y में कितने इक्वेशन आएंगे, हमारे पास x और y में तीन इक्वेशन आएंगे और वेरिएबल तो दो ही हैं। तो किसी दो को सॉल्व करके x और y जो आएगा, यदि तीसरे को भी सेटिस्फाई किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कोप्लानर। नहीं किया तो नॉट कोप्लानर, है ना। जैसे यदि हम इस पर एग्जाम्पल ले कि चेक करना है ना, i प्लस जे है, j प्लस के है और k प्लस i है, ये चेक करना है कोप्लानर और नॉट, कोप्लानर और नॉट, ये यदि चेक करना है तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसको अब हम किस तरीके से करेंगे, किसी एक को ले लिया a, है ना, तो हेयर i प्लस जे इज इक्वल टू एक्स टाइम्स b प्लस y टाइम्स c। ये देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी मेथड यही है ना, इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी में करना है, ठीक है, इसलिए ये मेथड बता रहे हैं। i प्लस जे, ठीक है, अब पहले अच्छे से लिख लो इसको। अच्छे से लिखने का मतलब पूरे में पहले i फिर j, है ना, फिर k। अब i का कोफिशिएंट यहाँ है y टाइम्स i, j का कोफिशिएंट है x टाइम्स j और k का कोफिशिएंट है x प्लस y k, ठीक है। सो वी हैव, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1, यहां से कंपेयर कर दिए, x इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्या यहां से सोल्व कर दिए, क्या यहां से सोल्व करने वाला x और y यानी सोल्व करके फाइंड होने वाला x और y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, डज नॉट सेटिस्फाई, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो गिवन वेक्टर्स यानी कौन कौन से, i प्लस जे, जे प्लस के और के प्लस आई आर नॉट कोप्लानर, ये कोप्लानर नहीं होंगे, याद रहेगा। तो ये आपका एनसीईआरटी मेथड एकदम अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आगे भी हम कोप्लानरिटी का बताएंगे, ठीक है। इन जनरल यदि तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, है ना, तो ऑल्सो फॉर, यदि तीन वेक्टर्स ये भी दे रखे हैं, a है, b है, c है, ठीक है, तो यहां a1i प्लस a2j और a3k है, फिर b1i प्लस b2j और b3k है, और फिर है c1i प्लस c2j प्लस c3k।
यदि 3 वेक्टर्स ये दे रखे हैं, यदि ये 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, है ना, तो एक मेथड तो बच्चों वो वाला हो गया, है ना। इसका दूसरा मेथड जो आगे हमें डिराइव करना होगा फ्रॉम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वहां से करेंगे। आर कोप्लानर देन क्या होता है, डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन वेक्टर एंड 3D। 3D में भी पूरा का पूरा एक टॉपिक, सब टॉपिक है प्लेन, जिसके ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से होते हैं। यानी हमें ये कंडीशन याद रखना है, ठीक है। ये है डेल्टा, इसको बोल देते हैं डेल्टा। यदि 0 है तो कोप्लानर है, नहीं है तो कोप्लानर नहीं है। जैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर I प्लस J प्लस K और K प्लस I, यदि हम इसकी बात करते हैं तो डेल्टा निकाल लिए। हमने उस मेथड से भी तो किया ही था, इस मेथड से भी हमें देख लेना है जो आसान लगेगा। हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच जेई मेन में वही लगाएंगे, जेई एडवांस में भी लगाएंगे। बोर्ड में तो वो वाला मेथड है ही बच्चों। बोर्ड में कौन सा मेथड है, A इज इक्वल टू XB प्लस YC, वही लगाएंगे, ठीक है। यहां डेल्टा निकाल लिए तो ये क्या आ गया, A1 1 है, A2 1 है और A3 0 है। B1 0 है, B2 1 है, B3 1 है, ठीक है। और फिर है यहां 1 0 और 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। चाहो तो प्रॉपर्टी और लगा सकते हो, लेकिन एक 0 भी रहता है ना तो प्रॉपर्टी की जरूरत होगी नहीं। तो ये आ गया 1 1 माइनस 0, फिर 0, फिर प्लस 1 टाइम्स इधर और इधर खत्म, तो ये हो गया 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या आ गया, सो I प्लस J प्लस K सिंपली, ये ज्यादा आसान है ना। और क्योंकि डिटर्मिनेंट भी कर चुके हो, आर नॉट कोप्लानर। यदि 0 होता तो कोप्लानर होता, यदि 0 नहीं है तो कोप्लानर नहीं है बच्चों, याद रहेगा ना। तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर। नाउ ये था कोप्लानर पर। हमने बोला था ना कोप्लानर है और कोलिनियर है, ज्यादा यूज होता है। कोलिनियर का और भी क्वेश्चन जो जेई मेन में आए हुए हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो कोप्लानर का हो गया, अब कोलिनियर का एक देख लेते हैं, है ना। ये नोट तो कर लिए होगे ना बच्चों। दोनों एकदम अच्छा मेथड है, दोनों में से देख सकते हो, कोई भी मेथड से हम इसको कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। नाउ अब देखो प्रॉब्लम्स ऑन, फिर से टाइप्स ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर देखो ये दिया हुआ है। बेसिकली जब भी किसी क्वेश्चन में A और B सोल्व करने के लिए क्या करोगे ना, जब भी किसी क्वेश्चन में वेक्टर A वेक्टर B नॉन कोलिनियर दिया हुआ है, जस्ट ट्रीट देम एज I कैप एंड J कैप। ट्रीट करना है, रखना नहीं है, पुट नहीं करना है, उनको I कैप और J कैप जैसा सोच के चलेंगे, ठीक है। जैसे दिया हुआ रहेगा I J K आर नॉन कोलिन, मतलब नॉन कोप्लानर एंड नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, है ना। A B C है तो वो I J K जैसा सोचना है, ये ध्यान रखते हैं ये सब। तो यहां पर I J के जगह पर क्या दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है, तो सिंपली हमें पुट कर देना है ना। यहां से क्या है, 3P वेक्टर इज इक्वल टू 2Q वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो 3P के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 4y A 2x प्लस y प्लस 1 B वेक्टर, यही ना। 3 टाइम्स x प्लस 4y A और ये है। अब देखो 2Q का मतलब y माइनस 2x प्लस 2A, ये है ना। और वो ऊपर पुट कर दिए तो यहां प्लस क्या हो जाएगा,
2x माइनस 3y माइनस 1 टाइम्स b, यही है ना बच्चों। हमने केवल पुट कर दिया है, कुछ भी नहीं किया है। हमने a और b जो दिया हुआ था उसके टर्म्स में p और q को पुट कर दिया है बस। अब क्योंकि हमें वेक्टर a और वेक्टर b को i और j जैसा सोचना है, वेक्टर i और वेक्टर j जैसा सोचना है, सो वी हैव, हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड a का कोफिशिएंट और राइट हैंड साइड a का कोफिशिएंट, तो इक्वल यानी 3 टाइम्स x प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू, वहां पर a का कोफिशिएंट क्या है 2 टाइम्स y माइनस 2x प्लस 2, ठीक। एंड दूसरा वाला इक्वेशन 3 टाइम्स 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, है ना, और दूसरा वाला यहां 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स 2x माइनस 3y माइनस 1, यही है ना हमारे पास, क्लियर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको अब सोल्व कर देते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से देखें ये है 3x, ये है माइनस 4x, इधर आ गया तो 4x प्लस 3x यानी 7x, फिर हमारे पास क्या है 12y माइनस 2y यानी 10y, ठीक। अब कांस्टेंट क्या है 2 इंटू 2 4 ना, 2 इंटू 2 4, बाकी यहां तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो दिस इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों 6x माइनस 4x यानी 2x, फिर y वाला 3y माइनस 6y इधर प्लस आ जाएगा यानी 9y इज इक्वल टू कितना है -2 और -3 उधर चला गया यानी -5 है। अब हमें इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है टू गेट x एंड y। तो x और y कैसे आएगा, यदि हम सोचें फ्रॉम x को काटना चाह रहे हैं पहले, है ना, तो फ्रॉम 2 इंटू फर्स्ट माइनस 7 इंटू सेकंड, ये क्या आ जाएगा, देखो ऊपर वाला 14x नीचे वाला भी 14x गया कट। अब यहां से 20y, ठीक, और यहां से 7 यानी 63y, तो 20 माइनस 63y इज इक्वल टू, यहां कितना आ रहा है 4 इंटू 2 8 और माइनस माइनस प्लस 35, तो यहां से क्या आ गया आपका -43y इज इक्वल टू, ये देखो एकदम 43, देखो यदि कुछ नहीं आता ना ऐसा तो सोच लो कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, y आ गया -1, y आ गया -1, सो फ्रॉम 1 या 2, फ्रॉम 1 ही ले लेते हैं, y आ गया -1 रख देते हैं तो -10 उधर जाएगा, y आ गया तो 4 प्लस हो जाएगा ना यानी 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। दिस आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द वेक्टर्स वर गिवन कोलिनियर। कोलिनियर इसीलिए हम बोल रहे हैं, बार बार हम कोलिनियर क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि 3p है ना, दिस इज रिटन एज वेक्टर p इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स q है ना वेक्टर, इस वजह से हम कोलिनियर बोल रहे हैं, है ना। तो कोलिनियर में इस तरह के यानी चेक करने होंगे तो ए बी बी सी ए सी ये सब निकाल सकते हैं, 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे तो, अदरवाइज इस तरह के ही मेन क्वेश्चन आते हैं वेक्टर्स में। दूसरा और इस तरह का क्वेश्चन वो हम जेई मेन वाला जो आया हुआ है वो कवर कर लेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो आपको ज्यादा याद रखना है, क्या याद रखना है, ज्यादा जो याद रखना है वो है कोलिनियर वेक्टर्स एंड कोप्लानर वेक्टर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो क्लियर है, ओके। देखो
अब हमने इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स लिया है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में लॉ ऑफ एडिशन बस यूज करना होता है या इनिशियल फाइनल पॉइंट देखना होता है, उसी से हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने सीधे प्रॉब्लम्स लिया है, मतलब हमें जहां से शुरू करना है, जहां तक जाना है, बस ये देखना होता है, किसी भी रास्ते से शुरू करूं। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये हर जगह यूज होता है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी ए से बी, ए से सी, सी से बी या डी तक से बी। रियल लाइफ में भी हमें कहीं से कहीं जाना होता है, सेम वर्क डन हैज टू बी अकर्ड, है ना। फिजिक्स में भी लॉ ऑफ वर्क एनर्जी कंजर्वेशन, केमिस्ट्री में भी हेस लॉ होता है या बॉर्नहावर साइकिल में भी यूज करते हैं ये, है ना, मतलब इक्वेशन में यूज होगा ये, हर जगह ये यूज होता है। मतलब हमें ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी जाना था। अब किसी को ए से बी अच्छा नहीं लग रहा था, वो ए से पहले सी चला गया, सी से डी चला गया, फाइनली तो उसको बी तक ही जाना था, तो यहां जाएगा ही वो, है ना। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए बी। हमें क्या देखना है, केवल हमें ये देखना है इनिशियल कहां से शुरू किया, ए से, और कहां तक चला गया, डी तक। तो ए और बी, बी तक गया ना, तो ए सी प्लस डी बी, दिस इज फाइनल, ये देखना है। ए बीच रास्ते में कोई क्या किया, इससे मतलब नहीं होता है बच्चों। रियल लाइफ में भी बहुत यूज होता है। हम कहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू किए हैं और कहाँ तक गया है, बीच रास्ते में हम क्या किए, किससे मिले, नहीं करना था वो किए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है ना। हमें केवल इनिशियल और फाइनल ही ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर हमें बड़ा यूज करना होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर में ऑल्सो वी हैव टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करना हो सकता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किए हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में किए होगे, वैसे ही 3D और वेक्टर में भी यूज करना होगा, है ना। तो इसमें अब क्या होगा, सपोज एक पॉइंट है ए, एक दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी, तो इसको कोई तीसरा पॉइंट इसको P, जिसका पोजीशन वेक्टर R ले लेते हैं, वो इसको दिए हुए रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सपोज हम ले लेते हैं M/N रेशियो, है ना। तो R इज इक्वल टू, जानते हो ना, MB प्लस NA। वेक्टर में लिखने से क्या होता है ना, बहुत सारा इंक वगैरह बच जाता है, क्योंकि एक ही चीज लिखना होता है ना। अब जैसे इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते हैं, तो x के लिए अलग, y के लिए अलग होता है। ठीक है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इंक बचेगा, mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर दोनों अच्छे टॉपिक्स है, और दोनों में इंक, टाइम, स्पेस सब चीज बचता है भाई, बाकी में ज्यादा लग जाता है। तो अब देखो ये सेक्शन फॉर्मूला, इससे मिडिल पॉइंट निकाल सकते थे। तो देखो इसमें हमें क्या क्या करना है ना। एक तो ट्रायंगल के लिए याद रखना है हमें, है ना। जैसे मान लिया जाए ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो हम याद किए हुए हैं ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से शुरू किए थे और ए पर ही चले गए। तो बेसिकली इनिशियल पॉइंट वाज ए, टर्मिनल यानी फाइनल पॉइंट वाज ए, तो इसलिए ये नल वेक्टर हो गया 0। मतलब एरो लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई वैसा नहीं है ना। नाउ अब यदि हमने इसमें लिया, सपोज BC का मिडिल पॉइंट D ले लिया, CA का मिडिल पॉइंट E ले लिया, और AB का F ले लिया, है ना, मिडिल पॉइंट है, ऑल आर मिडिल पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब मीडियंस AD, BE और CF क्या होगा, मीडियंस होगा, है ना। तो AD हमसे पूछा जा सकता है, AD प्लस BE प्लस CF क्या होगा। तो देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, है ना। AD का मतलब क्या हो जाएगा,
AD को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो AD कैन बी रिटन एज AB प्लस BD, AB प्लस BD, क्लियर है? AB प्लस BD लिख सकते हो ना। अब BD जो है, जो BD है वो BC/2 है ना, हाफ मिडिल पॉइंट है, तो अब इसको हम मिटा दिए, ठीक है। तो इसको अब क्या लिख सकते हो, BC/2 लिख सकते हो, ठीक। ये हो गया AD, क्लियर है। ऐसे ही BE, देखो ऐसे ही यदि BE लिखोगे तो BC प्लस, देखो BE लिख रहे हैं हम, ये वाला है ना, तो BC प्लस CE, और CE का मतलब CA/2, और ऐसे ही थर्ड वाला भी हम लिखेंगे तो CA प्लस AF यानी AB/2, याद रहेगा। तो ये हमें ध्यान देना। अब इन तीनों को ऐड करो तो यहां से क्या आ गया, AB प्लस BC प्लस CA, और फिर हाफ वाला भी वही करें, है ना। तो ये तो बेसिकली 3/2 टाइम्स आ गया, लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि AB प्लस BC प्लस CA तो 0 है, यानी ये भी आ गया आपका 0। यानी सम ऑफ मीडियंस इन वेक्टर वाइज, पूरा अच्छे से लिखना है, डायरेक्शन वाइज भी। तो AD प्लस BE प्लस CF क्या हो गया, 0। अब ये भी बच्चों जानते हो ना, है ना, ये वाला कहाँ क्या होता है, पॉइंट। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। यदि हम इसको सेंट्रोइड वाइज देखें तो क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड जो है मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। ऑल्सो सेंट्रोइड जो है ना, ये हमारे पास आ चुका है ना, ये ट्रायंगल है ABC, D है, E है और CF है, ये है G, है ना। एज AD प्लस BE प्लस CF, ये आ चुका है 0, आ चुका है ना, AD प्लस BE प्लस CF। अब देखो AD को हम कितना टाइम्स AG लिख सकते हैं, AD को कितना टाइम्स AG लिख सकते हैं। देखो ये 2:1 है, तो AD का मतलब तो 30 है, तो वो 20 है ना, तो 20 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 30। क्या लिख सकते हो, 2/3 ना, या 3/2। AD को लिख रहा है ना, वो है 20, यानी 3/2 ऑफ AG लिख सकते हो। सिमिलरली BG, सिमिलरली CG, है ना, दिस इज इक्वल टू 0, यानी यहां से AG प्लस BG प्लस CG, ये भी क्या हो गया हमारे पास 0, याद रहेगा। ये एक अलग से, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम द वर्टिसेज का समेशन क्या होगा, 0। ये हमें एकदम याद रख लेना है बच्चों, एक कंसेप्ट इन जनरल इफ P be any point then AP प्लस BP प्लस CP, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स GP। G का मतलब सेंट्रोइड है, G का मतलब क्या है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट वैसे भी याद होगा ना, A प्लस मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो वही 3 वाला आया है। तो डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। यदि हम यहाँ P के जगह पर G रख देते तो ये 3 टाइम्स G हो जाता, G से G 0, यानी इसलिए 0 आ गया। ये याद रखना है आपको, याद रखना है ना। तो इस पर क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आते हैं, जैसे एकदम इस पर एक मतलब अच्छा क्वेश्चन में लेते हैं, गुड क्वेश्चन में जो इसी का यूज होगा, ठीक है। क्योंकि आपको जेईई मेन के लिए अच्छा तैयारी करना है तो हम ज़्यादा आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पर, वो ऑलरेडी बुक्स में होते हैं या आपको आइडिया होगा उसका। गुड क्वेश्चंस में क्या है कि हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है,
और एस एक पॉइंट लिया, एस क्या है, सरकम सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, एस है सरकम सेंटर, ठीक, सरकम सेंटर। अब ओ ले लिया हमने ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो हमें बताना है एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एस ओ है ये, तो बताना है लैम्डा क्या होगा, ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। अब देखो कैसे, ऑर्थो सेंटर समझते हो ना, ऑर्थो सेंटर का मतलब द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स, और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब देखो हमें इसको कैसे करना है, एज हमें तो ये वाला पता है ना बच्चों, AP प्लस BP प्लस CP यानी पोजिशन वेक्टर विथ रेफरेंस टू वर्टिसेज, SA प्लस SB प्लस SC इज इक्वल टू 3 टाइम्स SG हो गया। SG ना S से शुरू है इसलिए G बाद में आया, देखो बाद में वर्टेक्स था इसलिए बाद में G आया, ये SG हो गया। अब एक याद रखना है इसमें, ये देखो यहां पर O है, O का मतलब ऑर्थो सेंटर, ठीक है, बीच में कहीं पर G होता है, और ये याद है ना, जो सेंट्रॉइड होता है वो लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। क्या याद रखना है, एज एस मतलब GO है ना, OG डायरेक्शन वाइज ले रहे हैं, OG अपॉन GS इज इक्वल टू 2/1, ये होता है, ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड जो है बच्चों लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां से दिस कैन बी रिटन एज SG है ना, तो SG का मतलब क्या हो जाएगा, 2SG प्लस SG लिख सकते हो ना, ठीक। अब 2SG को देखो, SG प्लस हम उल्टा लिख दिए है ना, चलो फिर से लिख देते हैं, SG प्लस 2SG लिख, दोनों एक ही चीज है, SG प्लस 2SG लिख दिए है ना, 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, दोनों एक ही चीज है, लेकिन इससे मतलब आ जाएगा। देखो SG तो SG है, 2SG देखो क्या है, ये नंबर है OG जो है, OG इज डबल ऑफ GS, OG इज डबल ऑफ GS, यानी SG का डबल GO होगा, SG का डबल GO होगा ना, देखो यहां से उल्टा है, GO होगा और SG होगा, तो अब SG प्लस GO क्या हो गया, SO है ना, और यही लाना था, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। आसान है ना क्वेश्चन, लेकिन एकदम यूनिक है, क्यों, क्योंकि आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है। सेंट्रॉइड इसलिए यूज हुआ क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर वाला ये यूज होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे में से आते हैं बच्चों। इस टाइप के यदि आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स कर लेते हो ना, तो इसका मतलब JEE एडवांस तक आपका हो जाएगा क्लियर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मामले में, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे वहां पर भी ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्लियर है ये ना। अब आगे देखते हैं, ये हो गया। अब आज का हमारा टॉपिक क्या था, लॉ ऑफ एडिशन तक। हमने क्या नीचे लिखा था, प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन JEE मेन ऑन एबव कंटेंट। तो बस 2-3 क्वेश्चन ही 10 साल में 15 साल में आए हैं इस वजह से। तो देखो ये एक क्वेश्चन आया था AIEEE 2011 में, ABC are 3 non-zero vectors which are pairwise non-collinear। मतलब इसको IJ जैसा सोच सकते हो, IJ कैसे, मतलब लिखेंगे नहीं बच्चों, सोच सकते हैं। इफ A + 3B इज कोलिनियर, बोले थे ना कोलिनियर का क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A + 3B इज कोलिनियर विथ C, कोलिनियर विथ C, तो यहां से क्या आ जाएगा, A + 3B इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C,
ये आएगा, एक इक्वेशन आ गया। ऑल्सो b प्लस 2c, ऑल्सो b प्लस 2c इज कोलिनियर with a, that is b plus 2c is equal to mu times a ले लेते हैं, इसको बोल दिए 2, b plus 2c यानी a plus 3b और 1 और 2 से देखो लैम्डा लगा हुआ है c में, म्यू लगा हुआ है a में, यानी b के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, तो हम b को ही एलिमिनेट कर लेते हैं, है ना। नाउ एलिमिनेटिंग b, इसका रूल ही यही है, जिसमें चूंकि हमें देखो बच्चों क्या चाहिए, हमें चाहिए लैम्डा और म्यू, आसान हो जाएगा, है ना, आसान क्या आंसर ही आ जाएगा। तो एलिमिनेटिंग b को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट को 2 से, सेकंड को या सेकंड को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो यानी फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू 3, ये आ जाएगा वी गेट, क्या आ जाएगा, फर्स्ट माइनस यानी a और b से b कट गया तो a माइनस 6c इज इक्वल टू क्या आया है, लैम्डा, इसमें तो कुछ नहीं किए हैं, यानी लैम्डा c माइनस 3 से मल्टीप्लाई है यानी 3 म्यू a। सो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया -6 एंड म्यू आ गया हमारे पास -1/3। अब लैम्डा भी आ गया, कंपेयर कर लिया हमने क्या किया है, कंपेयर किया है, तो लैम्डा आ गया -6 और म्यू आ गया -1/3। अब या तो लैम्डा का वैल्यू 1 में रख दो या म्यू का वैल्यू 2 में रख दो, एक ही चीज है, तो हमें a + 3b, सो फ्रॉम 1, है ना, फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, a + 3b इज इक्वल टू लैम्डा तो आ चुका है ना -6c, तो यही लाना था। देखो तो a + 3b + 6c इज इक्वल टू 0, यही लाना है ना। तो देखो सीधे आंसर आ गया बच्चों, दिस इज 0, वेक्टर है ना, इसलिए 0 में लगा दिया वेक्टर का साइन, क्लियर है। तो ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझना है, मतलब ये कंसेप्ट जिसमें जो लैम्डा म्यू नहीं था उसको हमने एलिमिनेट कर लिया, कंपेयर कर लिया, आंसर गया आ। आसान क्वेश्चन है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। इफ द वेक्टर्स ए बी और ए सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू एज। देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है ना। सोचो ए बी और ए सी दे रखा होता है, ए है, बी है और सी है। ए बी दे रखा है और ए सी दे रखा है ना। तो ए बी और हमें चाहिए लेंथ ऑफ मीडियन, ये डी ले लेते हैं, है ना, मिडिल पॉइंट है। तो देखो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी ना। ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी। अब दोनों को ऐड किया जाए तो ए बी प्लस ए सी। हम क्यों दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखो हम दोनों को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि dB इधर है और DC इधर है, तो dB प्लस DC तो 0 हो जाएगा ना। D मिडिल पॉइंट है, लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों का समेशन 0, तो ये हो गया 2AD। AD ही हमसे पूछा जा रहा था, है ना। तो इस वजह से dB प्लस DC है ना, यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो dB इज इक्वल टू माइनस DC, डायरेक्शन अपोजिट है ना, वेक्टर मेन डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया AD आ गया, AB हाफ ऑफ AB प्लस AC। अब AB और AC पुट कर देंगे तो हाफ ऑफ AB क्या है 3i प्लस 4k, 3i प्लस 4k और AC क्या है 5i
-2j + 4k, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये AD = 3i + 4i 8i/2, यानी 3i + 5i 8i, चलो 2। अब -2j/2 यानी -j, और k वाला 4 4 8/2 यानी फिर से 4। सो AD का हमें क्या निकालना है, लेंथ। लेंथ का मतलब बच्चों, लेंथ का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, है ना। तो AD का लेंथ 16 + 16 + 1 35 का √, या कितना आ गया, 35 आया या 32 आया, 33 आया, ठीक है। 16 + 16 32 + 1 35 मैं बोल रहा था, होता क्या है 33, यानी ये वाला आ गया आंसर, √33। आसान है ना। तो सोचो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर जेईई मेन में क्वेश्चन आए हुए हैं, आसान आते हैं ना, इसलिए ये सब क्वेश्चन करवा रहे थे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है 3 वेक्टर्स है, ये 3 वेक्टर्स जो है ये है कोप्लानर, देन द वैल्यू ऑफ दिस। बस सिंपल इसको क्या करना है ना, कोप्लानर का कंडीशन हमने क्या बता रखा है बच्चों, कोप्लानर के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में वही करेंगे, इन केस ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है ना। एज वेक्टर्स, है ना, यानी PI + J + K, मतलब जो दिया हुआ है ना, ये है। फिर I + QJ + K, I + QJ + K सिमेट्रिकल डेटा है, देखोगे तुम ध्यान से, I + J + RK, है ना। और क्या दिया हुआ है, R कोप्लानर, ये है कोप्लानर। इसका मतलब P11 1Q1 और 11R का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। अब क्योंकि देखो ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, चाहो तो बच्चों इसमें क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, चाहो तो डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट एक्सपैंड करने से ही आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट, है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंशन यूजिंग डायरेक्ट एक्सपेंशन, ये क्या हो जाएगा, P टाइम्स QR -1 टाइम्स, हम रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो R - 1 प्लस 1 टाइम्स ये और ये खत्म, तो 1 - Q = 0, क्योंकि कोप्लानर दे रखा है। देखो आ गया ना, PQR - P - R + 1 + 1 - Q = 0। तो यहां से PQR - P - Q - R + 2 0 है। अब क्या पूछा जा रहा है हमसे, PQR माइनस, यानी दिस इज इक्वल टू -2, PQR माइनस ऑफ P + Q + R इज इक्वल टू -2, ठीक है, याद रहेगा ना। तो इसका आंसर हो गया -2। आसान है ये। तो देखो बच्चों ये कितना आसान क्वेश्चन AIEEE में लॉ ऑफ एडिशन या टाइप्स ऑफ वेक्टर पर आए थे। तो हमने कंटेंट वाइज जेईई आस्क्ड क्वेश्चन किए, ठीक है। इसी तरीके से अगले एक दिन बाद, मतलब आज 25 दिसंबर को ये लेक्चर आ रहा है, फिर 27 को, फिर 29 को, इस तरीके से आप वेक्टर की सीरीज देखते रहना। आपका वेक्टर और 3D फॉर द पॉइंट ऑफ जेईई मेन एज वेल एज फॉर समहाउ इन जेईई एडवांस बोर्ड के लिए तो हो ही जाएगा, है ना, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नो नीड टू टेक एनी टेंशन ऑन दिस 2 टॉपिक्स। क्लियर है। तो इसी को हम आगे यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।